उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी। क्वेश्चन 8 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ रहा है और क्वेश्चन 8 इलस्ट्रेशन 8 क्या कहती है आपके सामने देखेंगे, पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। पढ़ना बंद तो बढ़ना बंद। क्या बात है। ABC हॉस्पिटल रन्स अ क्रिटिकल केयर यूनिट इन अ हायर्ड बिल्डिंग। ABC हॉस्पिटल रन्स, अच्छा हमने एजुकेशन का कर लिया क्या? एजुकेशन वाला नहीं किया हमने, तो अभी ट्रांसपोर्टेशन का किया था, होटल्स का किया था। ट्रांसपोर्टेशन और होटल का किया, एजुकेशन का तो आया ही नहीं। खैर अब हॉस्पिटल पर आ गए हैं। अच्छा, ABC हॉस्पिटल रन्स अ क्रिटिकल केयर यूनिट इन अ हायर्ड बिल्डिंग, यानी इन्होंने बिल्डिंग खरीदी नहीं है, किराए पर ली है। CCU कंसिस्ट ऑफ 35 बेड्स एंड 5 मोर बेड्स कैन बी एडिड। 35 बेड्स हैं और 5 और बेड लगाए जा सकते हैं इफ रिक्वायर्ड, जरूरत पड़े तो। रेंट पर मंथ है, बिल्डिंग का ही होगा डेफिनेटली, 75,000 रुपीज। सुपरवाइजर्स 2% सुपरवाइजर रखे हुए हैं, डेफिनेटली डॉक्टर ही होंगे, पर 25,000 रुपये तो नहीं लेते, ज़्यादा ही लेते होंगे। ये कौन से सुपरवाइजर है मालूम नहीं। 25,000 पर मंथ ईच, ठीक है सर। नर्सेज हैं, 4 हैं नर्सेज, वो 20,000 रुपये ले रही है महीने के। वार्ड बॉय हैं, 5,000 रुपये महीने के ले रहे हैं। लगता है ये 10 साल पुराना क्वेश्चन है, तो इसमें जो प्राइजेस दे रखे हैं ना, वो आप कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा कम दे रखे हैं प्राइसेस, इससे 4 गुना हो चुके हैं ऑलरेडी। डॉक्टर्स पेड ₹2,50,000 पर मंथ। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, अब ठीक है। सुपरवाइज़र डॉक्टर होना चाहिए वैसे, बट इसमें सुपरवाइज़र कोई और रखा है। डॉक्टर जो है उन्हें 2.5 लाख रुपए महीने के मिलते हैं। प्रेजेंट क्वेश्चन ही है सर, इतना ही मिलता है। पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड एंड द टाइम स्पेंड बाय देम। अजीब नहीं लिखा? अगर 2.5 लाख रुपए महीने के हैं तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स कैसे हो गया? अगर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स है तो 2.5 लाख फिक्स कैसे हो गया? दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर आर एज फॉलोज। रिपेयर का खर्चा लगता है, फिक्स लगता है। फूड टू पेशेंट्स वेरिएबल इन नेचर है, बट कैलकुलेट कर दिया हुआ है। अच्छा, सिमिलरली ये भी कैलकुलेट कर दिया होगा, मानता हूँ कि महीने का कितना बन रहा है, नंबर ऑफ पेशेंट के हिसाब से महीने का इतना बनकर आया होगा, तो ये लिख दिया है। डॉक्टर्स लिखा हुआ है, कितने डॉक्टर ने लिखानी है, सबका मिला के लिखा है 2.5 लाख रुपए महीने का जा रहा है। अदर सर्विसेज टू पेशेंट्स जो है दी जाती है 3 लाख रुपए, उसका भी जो है खर्चा लग रहा है। अच्छा, अल्टीमेटली तो पेशेंट से वसूल करेंगे, खर्चा लग रहा है उसे ऐड करेंगे। लॉन्ड्री के चार्जेस लग रहे हैं 6 लाख रुपए। मेडिसिन वेरिएबल इन नेचर है। अदर फिक्स एक्सपेंस 10,80,000 रुपीज़ के हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी एलोकेट करे हैं। इट वॉज एस्टिमेटेड फॉर 150 डेज इन अ ईयर, 35 बेड्स आर ऑक्यूपाइड एंड फॉर 80 डेज ओनली 25 बेड्स आर ऑक्यूपाइड। और इनके पास कितना था? इनके पास तो 35 बेड्स हैं। ओके, द हॉस्पिटल हायर्ड 750 बेड्स at a charge of 100 rupee per bed per day to accommodate the flow of patients. However, this does not exceed more than 5 extra beds over and above the normal capacity of 35 beds on any day. इसका मतलब क्या हो गया? बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। हॉस्पिटल हायर्ड 750 बेड्स एट अ चार्ज ऑफ 100 per bed per day to accommodate the flow of patients. However, this does not exceed more than 5 extra beds over and above the normal capacity of 35 beds on any day. मतलब किसी भी दिन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मोर बेड लगा सकते हैं। इन्होंने 750 बेड जो है एक्स्ट्रा जो है लिए होंगे, तो 100 रुपये के हिसाब से लिए होंगे 750 बेड्स, और 5 बेड्स एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, तो ऐसा सारे बेड्स का एक्स्ट्रा दे रखा है। बड़ा ही कन्फ्यूजन इन्होंने कर दिया हुआ है, यानी कि जो भी पूरे साल में एक्स्ट्रा बेड्स लगे होंगे वो टोटल 750 बेड्स हैं, ऐसा दे रखा होगा इन्होंने। वो हायर करे ना सर, 35 बेड तो इनके खुद के हैं। आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट पर पेशेंट डे। इफ़ द हॉस्पिटल रिकवर्स ऑन एन एवरेज 2,000 पर डे फ्रॉम ईच पेशेंट, और पेशेंट कितने बेड्स के हिसाब से पेशेंट आएंगे ना। फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द हॉस्पिटल। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भैया प्रॉफिट हम तब देखेंगे जब कॉस्ट मालूम होगी। तो कॉस्ट मालूम है आपको क्या? कॉस्ट तो मालूम नहीं है, कॉस्ट तो मालूम नहीं है।
तो कॉस्ट पहले ऐड कर लेते हैं, जो मालूम है उसे ऐड कर लेते हैं, इनकम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। पहले कॉस्ट देख लेते हैं कि डॉक्टर की जो फीस है 2.5 लाख पर मंथ है, तो 12 महीने की कितनी होगी। फूड टू जो पेशेंट है क्वेश्चन में गिवन है, अदर सर्विसेज टू पेशेंट है क्वेश्चन में गिवन है, लॉन्ड्री सर्विस क्वेश्चन में, मेडिसिन क्वेश्चन में। जो बेड हायर करे हैं पूरे साल में वो 750 बेड्स हायर करे हैं। अब इसमें से टोटल पूरे एक साल का 750 बेड दे रखा है, ना कि हर दिन 750 बेड्स का रेंट जा रहा है, ऐसा नहीं है। 100 रुपये पर डे का रेंट जो जा रहा है वो 750 बेड्स का मल्टीप्लाई बाय 100, तो पूरे साल का इतना रेंट है। अब इसमें से कोई 5 बेड्स जो है किसी दिन यूज़ कर लिए, कोई 5 बेड्स किसी दिन कर लिए, पूरे साल का दे दिया कि ऐसे हमने 750 बेड्स का इस्तेमाल किया होगा। टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस आ गए। आप चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं, अलग तरीके से दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। फिक्स कॉस्ट को अलग लिखेंगे आप। रेंट जो है 75,000 पर मंथ है, क्वेश्चन में गिवन है। अभी सारी चीज़ें मैं क्वेश्चन की उतार रहा हूँ। 2 सुपरवाइजर हैं क्वेश्चन में, 2 सुपरवाइजर गिवन होंगे। मैं देख रहा हूँ, दोबारा से पढ़ लेता हूँ। सुपरवाइजर 2 पर्सन है, 25,000 पर मंथ है, 12 महीने का इतना बनेगा। 4 नर्सेज 20,000 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई किया। वार्ड बॉयज जो है 4 पर्सन है, 5,000 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई किया। रिपेयर क्वेश्चन में गिवन है 81,000 का फिक्स गिवन है, तो फिक्स एक्सपेंस को एक साथ लिख दिया। और अदर फिक्स एक्सपेंस भी क्वेश्चन में गिवन था, 10,80,000 सबसे एंड में गिवन था, शायद आपको याद होगा। 10,80,000 दे रखा है अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। हाँ जी, क्वेश्चन में गिवन है। और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एलोकेटेड 10 लाख। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गई और वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो कॉस्ट तो मुझे पता लग गई। अब मुझे निकालनी है इनकम। 2,000 रुपये लेते हैं एक पेशेंट से एक दिन का। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक पेशेंट 5 दिन रहेगा तो वो एक ही पेशेंट 10,000 रुपये देगा, और अगर 10 पेशेंट एक दिन रहेंगे तो 20,000 रुपये उन सबसे आएगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए पेशेंट डे में लिखा हुआ है। एक पेशेंट से एक दिन का 2,000 का वसूल किया जाता है, क्योंकि वो बेड ऑक्यूपाई करता है, सर्विसेज लेता है, तो उतने पैसे लिए जाते हैं। उनसे ये नहीं लिया जाता आपको खाना दे रहे हैं उसका अलग लेंगे, डॉक्टर विजिट करने आ रहे हैं उसका अलग लेंगे, ऐसे ऐसे नहीं देते। उनका फिक्स किया होता है कि भैया इतना खर्चा लगेगा, वो निकाल कर दिया होता है सब कुछ। अब कितने बेड ऑक्यूपाई करे गए उससे आपको देखना पड़ेगा कितना रेवेन्यू जनरेट होएगा। 35 बेड जो है 150 दिन के लिए ऑक्यूपाई करे गए, तो इसका मतलब हो गया 5250 पेशेंट डेज निकल कर आ गए। 25 बेड जो हैं वो 80 दिन के लिए ऑक्यूपाई करे हुए हैं, और 750 के एक्स्ट्रा बेड थे जो पूरे साल लगे। हालांकि किसी भी दिन अगर एक दिन की बात करें तो 5 बेड से ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करे होंगे। क्वेश्चन में गिवन है 5 बेड जो है मैक्सिमम एक दिन में ऐड करेंगे, हम एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे तो 35 से हम 40 कर देंगे, 5 एक्स्ट्रा लगाकर जो हमने रेंट पर लिए हैं, जो एक्स्ट्रा बेड्स हमने रेंट पर लिए, और ऐसे पूरे साल में हमने 750 बेड रेंट पर लिए होंगे। तो टोटल आपके पेशेंट डेज निकल कर आ गए। ये 750 आपको जो है ना एक तरह से दे रखा है कि अगर मान लेते हैं कि 5 बेड आपने एक दिन में लगाए तो उसे 5 काउंट कर लिया, अगले दिन आपने 3 बेड लगाए तो उसे 3 काउंट कर लिया, एक बेड को आपने 4 दिन तक रखा उसे 4 काउंट कर लिया। तो ऐसे नंबर ऑफ बेड्स और डेज मिलाकर वो 750 आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो टोटल 8,000 पेशेंट डेज आपके पास आ गए। 2,000 हम वसूल करेंगे, 8,000 मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल रेवेन्यू आ गया। कॉस्ट मैंने क्वेश्चन से देखकर उतारी थी, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल था। अब आपको देखना है कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे, ब्रेक इवन वगैरह निकालना है। तो कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन में मांगा गया है क्या, ब्रेक इवन, तो इसीलिए आपने कंट्रीब्यूशन अलग से दिखा दिया। आपने दिखाने का तरीका बदल लिया कि चलो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन दिखा देते हैं और फिर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन आ गई है। क्वेश्चन को मिक्स कर दिया, मार्जिनल कॉस्टिंग सर्विस कॉस्टिंग दोनों को मिक्स कर दिया, तो जैसा भी आएगा हमें वैसा करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया, आप देख सकते हैं 1,03,95,000 ये क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया। टोटल पेशेंट डेज आपके पास आ गए, तो आपके पास पर पेशेंट डे का कंट्रीब्यूशन आ गया। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है, वो पॉइंट जहां पर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, यानी जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है हर पेशेंट बेड से कंट्रीब्यूशन निकल कर आ रहा है, वो सबसे पहले आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को पूरा करेगा। एक पेशेंट डे से 1,300 रुपये आया, दूसरे से भी 1,300 रुपये, तीसरे से भी 1,300 रुपये, सबसे 1,300 आ रहा है। तो ऐसे 1,300 वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो कंट्रीब्यूशन इकट्ठा होते रहेगा, तो कितने पेशेंट डेज में मेरी पूरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, 48,61,000 की फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। 48,61,000 डिवाइडेड बाय लगभग 1,300, 1,299.375, तो 3,741 पेशेंट डेज जो हैं वो ऐसा पॉइंट है कि उतने पेशेंट डेज अगर मेरा बेड ऑक्यूपाई हो गया तो इसका मतलब कि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट तो रिकवर हो गई, और उसके बाद के जो पेशेंट डेज होंगे उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा वो मेरा प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट पूरी रिकवर हो चुकी है। ये क्वेश्चन देखा आपने कैसा करा हमने, मतलब आधी चीज़ तो हमने क्वेश्चन की उतार दी पेपर में, और उसके बाद कॉस्ट आ गई। इनकम के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा हमें समझने के बाद, और फिर जो मार्जिनल कॉस्टिंग में आप करते ही हैं सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं वो आपने कर दिया, कंट्रीब्यूशन निकाल लिया पर डे और पर पेशेंट डे और
ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिया। अब ये आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करते हैं, वो भी एक तरह से क्या है, सर्विस कॉस्टिंग है, वो भी एक सर्विस प्रोवाइड करने का जरिया है। उसका क्वेश्चन आ रहा है, फॉलोइंग आर द डेटा पर्टेनिंग टू इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर आप मान सकते हैं 2020, 21, 22 जैसा भी आप चाहे मान सकते हैं। सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स 5 लोग हैं ऐसे, और 5 लोग की सैलरी टोटल अमाउंट में दे रखी है। अगर यहाँ पर दे रखा होता पर पर्सन पर इंजीनियर, तो फिर आप मल्टीप्लाई करते, पर मंथ दे रखा होता 12 से मल्टीप्लाई करते, अमाउंट टोटल लिख दिया, ऊपर फॉर द ईयर लिख दिया। केयरफुली रीड करो कि पूरे साल की बात कर रहे हैं, 5 पर्सन का टोटल गिवन है 15 लाख, तो उसे समझो तो सही। क्वेश्चन को समझ लिया तो आपका आधा काम हो गया। क्वेश्चन में से क्या आंसर में उतारना है वो समझ लिया तो आपका ऑलमोस्ट 70% काम हो गया। और जो ट्रिक लगानी है, जो कॉन्सेप्ट लगाने हैं, वो आपका बाकी का 25% हो गया। और जब आपने क्वेश्चन में से क्या उतारना है वही आपको मालूम है, तो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट मालूम है ना। सैलरी टू प्रोजेक्ट लीडर जो है 2 पर्सन है, पर लेते 9 लाख रुपए हैं साल के, दोनों मिलाकर। हाँ, आगे जो है क्या क्या आ रहा है इसमें, सैलरी टू प्रोजेक्ट मैनेजर 6 लाख रुपए, रिपेयर मेंटेनेंस जो है 3 लाख, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 12 लाख। दी कंपनी एग्जीक्यूट्स अ प्रोजेक्ट XYZ, द डिटेल ऑफ द सेम आर गिवन बिलो। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है 6 महीने, 1 प्रोजेक्ट लीडर एंड 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 1 प्रोजेक्ट लीडर, अच्छा एक ही आएगा इसमें से, एंड 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 5 में से 3 वर इन्वॉल्व फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, whereas the project manager spends 2 months efforts during the execution of the project। मतलब 6 महीने में प्रोजेक्ट मैनेजर 2 ही महीने काम करता है, क्योंकि जब पहले पुराना काम हो गया तो एक्चुअली में जब एग्जीक्यूट करना है, प्रिपरेशन वगैरह सब हो चुकी है, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर अपना काम करता है, उनसे काम करवाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, प्रेजेंटेशन वगैरह देता है आगे, और बहुत सारे काम करता है। ट्रैवल एक्सपेंस इनकर्ड फॉर द प्रोजेक्ट है इतना। 2 लैपटॉप खरीदे गए 50,000 ईच फॉर द यूज इन द प्रोजेक्ट, एंड लाइफ ऑफ द सेम इज एस्टिमेट टू बी 2 ईयर्स। तो इसका मतलब आधी कॉस्ट या आधी से आधी कॉस्ट जो भी 6 महीने के प्रोजेक्ट की है वो तो निकल जाएगी। आपको क्या करना है, आपको प्रोजेक्ट की कॉस्ट शीट बनानी है। वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब ये इनकी साल की दे रखी है शीट। अब साल में कई प्रोजेक्ट आते हैं, तो एक प्रोजेक्ट में जितना समय ये लोग स्पेंड करेंगे तो उनकी सैलरी जो पूरे साल की है उसका उतना ही हिस्सा उस प्रोजेक्ट में जाएगा। क्योंकि हम प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग अगर निकाल पाएंगे तो उसके बाद हम उसमें कुछ मार्कअप ऐड करने के बाद ना कस्टमर से चार्ज कर पाएंगे, भैया ये हमने कोटेशन दी है, बात समझ रहे हैं आप, ये हमारी कोटेशन है, तो समझ पाएंगे। करना क्या है इसमें, अरे इतना सिंपल यार, ये जो साल का आपको दे रखा है उसके हिसाब से तो आप 6 महीने का देख सकते हो ना। और जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हैं 5 हैं, तो इसका मतलब 3 लाख पर पर्सन है, तो 3 के कितने हो गए, 9 लाख रुपए, 4,50,000। कैसे निकाला ये, अरे यार ये देखो ना, ये इनके पास 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जिनको 15 लाख जाते हैं, तो एक को कितना जाता है, एक को 3 लाख जाता है साल का, एक को 3 लाख जाता है साल का। ये बात समझ में आ गई आपको। तो 3 लाख साल का जाता है, 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जो 6 महीने का प्रोजेक्ट है, तो 3 लोगों की सैलरी हो गई 9 लाख रुपए, वो पूरे साल की है। ये जो प्रोजेक्ट करेंगे, ये प्रोजेक्ट 6 महीने का प्रोजेक्ट है, तो 6 महीने की सैलरी उनकी कितनी बनेगी, 4.5 लाख। 9 लाख का आधा 6 महीने। एक प्रोजेक्ट लीडर एंड 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर इन्वॉल्व। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर है वो 2 महीने के लिए आएगा, पर यहाँ पर दे रखा है जो प्रोजेक्ट लीडर है वो तो इन्वॉल्व रहेगा, और उसकी जो सैलरी है वो, उसकी सैलरी है प्रोजेक्ट लीडर की 2 की है 9 लाख रुपए, क्वेश्चन में गिवन है। 2 की कितनी है, 9 लाख रुपए, तो एक की कितनी है, 4.5 लाख रुपए, 4.5 आ गई। एक प्रोजेक्ट लीडर की 4.5 लाख रुपए आ गई साल की। अब आप मुझे बताओ कि अगर 4.5 लाख पूरे साल की है तो 6 महीने की कितनी होगी, 2,25,000। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है 6 लाख उसकी साल की सैलरी है, तो महीने की 50,000 हो गई, और वो 2 महीने इन्वॉल्व रहेगा, एग्जीक्यूशन के टाइम पर मैनेजर आएगा, तो उसका 1 लाख हम इस प्रोजेक्ट पे चार्ज करेंगे। टोटल सैलरी ये आ गई आपकी। ओवरहेड के खर्चे जो है ना, ओवरहेड के खर्चे वो हमने कैसे निकाला, आपने ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन रेट निकाल ली, आपने की एब्जॉर्प्शन रेट निकाल ली। द रीज़न बीइंग कि आप ओवरहेड कैसे चार्ज करेंगे, कोई बेसिस तो होना चाहिए ना। अब जो सर्विस कॉस्टिंग है उसमें जो आपका क्या लग रहा है, सर्विस कॉस्टिंग में आपकी लेबर लग रही है, एम्प्लॉय लग रहे हैं, तो एम्प्लॉय के बेस पर आपने रेट निकाल ली। अगर यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोजेक्ट लीडर और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है सबके सब इन्वॉल्व होते 6 महीने के लिए, तो मैं जो ओवरहेड है उसको भी आधा कर देता और पूरा का पूरा डाल देता कि भैया पूरे साल का ये है तो आधा ये होगा। प्रॉब्लम ये है कि कुछ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन्वॉल्व हैं, कुछ प्रोजेक्ट लीडर इन्वॉल्व है, कुछ थोड़े समय के लिए, कुछ ज़्यादा समय के लिए, तो इसलिए हमने देखना पड़ेगा कि अगर पूरे साल इनकी सैलरी ये है तो ओवरहेड कितने हैं, ओवरहेड हैं 15 लाख रुपए के।
यहाँ पर गिवन है ओवरहेड 3 लाख 12 लाख, रिपेयर मेंटेनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो सैलरी का कितना परसेंट है, 50% आ रहा है। टोटल ओवरहेड ये है, टोटल सैलरी ये है, तो सैलरी का 50% आ रहा है। तो सिमिलरली ओवरहेड को हमने यहाँ पर एब्जॉर्ब किया है। एक तरह से आपसे कॉस्ट शीट मांगी है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट शीट जैसे बनती है वैसे ही आप बनाएंगे। टोटल एक्सपेंस आ गया, जो आपके लैपटॉप्स हैं 2 लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हैं, दोनों लैपटॉप का जो है 1 साल का 50,000 का खर्चा है और 2 साल में 1 लाख का खर्चा लग जाएगा डिप्रिसिएशन लगाकर। पूरे लैपटॉप जो है कंज्यूम हो जाएंगे, क्योंकि उनका काम ही लैपटॉप पर होता है, इसलिए वो 2 साल चलते हैं। हमारे जैसे हैं वो तो 5-5 साल चला लेंगे लैपटॉप, बट उनका काम ही पूरा लैपटॉप पर है, इसीलिए 2 साल की लाइफ उन्होंने रखी है। तो आप देख सकते हैं 1 साल का 50,000 तो 6 महीने का 25,000, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट बन गई, काम खत्म। यही क्वेश्चन था, बस यही था। कॉस्ट शीट बनानी थी जो हमने स्टार्टिंग में करी ना, वो कॉस्ट शीट यहाँ पर बनानी थी, बस सिंपल। मतलब कि आपको ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, इतने मुश्किल नहीं है, बट आप जितने वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका दिमाग खुलेगा। अच्छा, सर्विस कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट मांग ली और कॉस्ट शीट बनानी है जैसे नॉर्मली बनाते हैं। अब इसमें ट्रिक क्या थी, इसमें ट्रिक यही थी कि पूरे साल का गिवन है, जितने लोग काम कर रहे हैं उतनों का खर्चा आप डाल देंगे, पर मंथ निकाल के डाल देंगे, वैसे डाल देंगे जैसे मर्जी डालना चाहें आप डाल सकते हैं, और ओवरहेड को आप एब्जॉर्ब करेंगे जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं कॉस्ट शीट में। तो ये 2 ट्रिक आपको याद आ गई, तो बस इसमें आप अगर साइड में लिख लेंगे ना इन क्वेश्चंस वगैरह को करने के बाद कि अच्छा इसमें करा क्या है, स्टार डाल के लिख लिया, इसमें ये चीज़ करी गई है सर, 2 लाइन में आपने एक्सप्लेन कर लिया, तो वो आपको ट्रिक कैच हो जाएगी कि अच्छा ये ट्रिक थी। 10 क्वेश्चन करे, 10 ट्रिक आपने लिख ली, तो 10 पूरे क्वेश्चन 10 पेज भरने की जरूरत नहीं है, एक ही पेज में वो 10 ट्रिक लिखी जा सकती है और 2-3 सैंपल के क्वेश्चन मार्क किए जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन है उसका 30% क्वेश्चन, मतलब करने सारे हैं बट उसके 30% क्वेश्चन को मार्क करना है कि सेकंड टाइम में वो 30% करेंगे, और वो इतना अच्छे से करेंगे कि एग्जाम के टाइम भी वो 30% क्वेश्चन हम देखेंगे ना, जो करीब करीब मुश्किल से 20 से 30 क्वेश्चन होंगे। 20 से 30 क्वेश्चन कितनी देर में हो सकते हैं, 6 घंटे में आराम से हो जाएंगे, अच्छे से इन डेप्थ हो जाएंगे। तो 20-30 क्वेश्चन जो हैं इतने अच्छे हों, क्वालिटी क्वेश्चन हों कि हमने कॉन्सेप्ट कर लिए, वो क्वेश्चन हमने एक बार देख लिए, एग्जाम के टाइम नहीं मिलेगा, तो अब अभी जो है 1-2 दिन निकाल कर प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और फिर जो है बाद में रिवीजन करते रहिए, जो आपने ट्रिक्स वगैरह लिखी है मार्क करें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ो, उन क्वेश्चंस को करो, बार बार सारे क्वेश्चन मत करो, एक बार करो। कॉस्टिंग ऑफ टोल रोड्स, हाँ जी, कम से कम एक टाइप का एक क्वेश्चन तो कर लेना। अब टोल रोड्स जो हैं, आपको मालूम है टोल रोड्स क्या होती है, कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम ही होगा। टोल चार्जेस कलेक्ट करते हैं जो लोग बनाते हैं रोड, उन्हें गवर्नमेंट राइट देती है कि भाई ये काम करो, आपने इतनी कॉस्ट लगाई है, गवर्नमेंट का काम एक तरह से आपने कर दिया, रोड बनवा दी है, तो आप यहाँ से टोल चार्जेस कलेक्ट करो। जब आपके 20 साल 30 साल में सब कुछ कवर हो जाए तो उसके बाद इसे फ्री कर देंगे। अब ये जो है ना इलस्ट्रेशन 10 से हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। BHG टोल प्लाजा लिमिटेड बिल्ड a 60 kilometer long highway and now operates a toll plaza to collect toll charges from passing vehicle using the same। जो रोड को यूज करेंगे उनसे हम टोल चार्जेस वसूल करेंगे, कंपनी का काम है। दी कंपनी हैज इन्वेस्टेड 600 करोड़, जी हाँ 60 किलोमीटर लंबा बनाया तो 600 करोड़ तो लगे ही होंगे, टू बिल्ड द रोड एंड हैज एस्टिमेटेड दैट अ टोटल ऑफ 60 करोड़ व्हीकल्स विल बी यूजिंग द हाईवे ड्यूरिंग द 10 years टोल कलेक्शन टेन्योर। तो 60 करोड़ व्हीकल्स पास करेंगे, 10 सालों में पास करेंगे सर, पूरा इसने एस्टीमेट बना दिया। टोल ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020-21 जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, पुराना साल दे रखा है। वो ऐसे गिवन है, क्या है, कलेक्शन पर्सोनेल बंदों को लगाना पड़ेगा, 3 शिफ्ट में काम करेंगे भैया, 24 घंटे रहता है वहाँ पे, हाँ जी 24 घंटे, तो 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट चलेगी, 24 घंटे होंगे, व्हीकल तो कभी वहाँ से पास कर सकता है ना। और 4 पर्सन काम करेंगे पर शिफ्ट, 150 रुपये पर डे पर पर्सन को देने होंगे। सुपरवाइजर है 2 शिफ्ट में काम करेगा, एक ही पर्सन 1 शिफ्ट में काम करेगा, तो यानी एक ही सुपरवाइजर है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप। ये 4 पर्सन है, ये 1 पर्सन है, 4 पर्सन जो हैं वो 1 शिफ्ट के लिए हैं, तो 3 शिफ्ट के लिए 12 पर्सन चाहिए होंगे, 12 लोग चाहिए होंगे। पर सुपरवाइजर जो है वो तो एक ही शिफ्ट करता है क्या, वो 2 शिफ्ट करता है, अच्छा तो 1 पर्सन पर शिफ्ट, तो 2 शिफ्ट के लिए 2 मेरे को सुपरवाइजर चाहिए होंगे। 250 रुपये पर डे पर पर्सन को देना होगा। अगर टोल दिए बिना गाड़ी निकल जाएगी तो उसे भी रोकना होता है, उसके लिए सिक्योरिटी पर्सनल चाहिए होते हैं। 3 शिफ्ट में काम करते हैं, 2 पर्सन पर शिफ्ट, तो 3 शिफ्ट है, पर शिफ्ट जो है 2 पर्सन है, तो 3 शिफ्ट में कितने हो गए, 6 लोग काम करते होंगे, एक दिन में 6 लोग काम करते होंगे, 150 रुपये पर पर्सन को देना है, पर डे का देना है। टोल बूथ का मैनेजर भी है, 2 शिफ्ट में काम करता है, पर्सन एक ही है 1 शिफ्ट के लिए, तो 2 शिफ्ट के लिए 2 इंसान होंगे जो एक दिन में काम कर रहे होंगे। 400 रुपये पर डे पर पर्सन। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, महीने का है, साल का है, गिवन नहीं है, मंथ का गिवन है, अच्छा ठीक है। टेलीफोन का महीने का खर्चा, मेंटेनेंस का
मेंटेनेंस कॉस्ट 30 लाख रुपए बहुत ज़्यादा है। कंपनी नीड्स 25% प्रॉफिट ओवर द टोटल कॉस्ट टू कवर द इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। आपको निकालना है कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर, कैलकुलेट द टोल रेट पर व्हीकल, एज्यूम देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ व्हीकल। हाँ जी, आसान क्वेश्चन दिया है, प्रैक्टिकली होते हैं, अलग अलग व्हीकल होते हैं, उनके अलग अलग चार्जेस होते हैं। 3 व्हीलर 2 व्हीलर, बड़ा ट्रक जाएगा उसके अलग चार्ज होंगे, तो सबका अलग अलग चार्जेस होते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर ये करना होगा दोस्तों कि जितनी भी आपकी कॉस्ट है ना, वो सभी कॉस्ट को आपको लिख लेना होगा। आप जो हैं 1 महीने का कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको अप्रैल महीने का दे रखा है, 1 महीने का दे रखा है, तो उस महीने के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। जो आपने कैपिटल का खर्चा किया है, 600 करोड़ का कैपिटल खर्चा किया है, वो 10 साल में आपको बांटना है। तो 10 साल में आप बांटेंगे तो हर साल जो है 60 करोड़ रुपए बटेगा और 1 महीने में 5 करोड़ रुपए बटेगा। मतलब आपको ये रिकवर करना है ना, अल्टीमेटली व्हीकल से रिकवर करना है। आप 1 महीने का निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय आप 12 कर लो, तो 12 महीने का हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10 साल कर लो, 10 साल का निकाल सकते हो, क्योंकि सेम प्रोपोर्शन में चीज़ें हो रही है। जो सैलरी है टू कलेक्शन पर्सोनल, वो कितना मिलेगा सर? 3 शिफ्ट में काम करेंगे 4 लोग, क्वेश्चन में गिवन है 4 लोग काम करेंगे 3 शिफ्ट में। ये देखो 4 लोग 3 शिफ्ट करेंगे, तो 4 लोग 3 शिफ्ट करेंगे 30 दिन के लिए। अप्रैल महीना दे रखा है 30 डेज, वैसे भी आप 30 डेज एज्यूम कर सकते हैं, 31 भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में अक्टूबर लिखा है, अगस्त लिखा है, स्पेसिफिकली लिखा है, उस केस में आप एजम्पशन डाल के आ सकते हैं। और 150 रुपये पर डे का इनको पैसा मिलेगा, तो इतना इनको मिलेगा। सुपरवाइजर जो है 2 शिफ्ट में काम करता है, एक पर्सन एक शिफ्ट में रहता है, दूसरा पर्सन दूसरे शिफ्ट में रहता है। 30 दिन के लिए काम करेंगे, 250 रुपये पर डे मिलेगा, 250 रुपये पर डे मिलेगा, टोटल आया 15,000। सिक्योरिटी पर्सनल है, 3 शिफ्ट चलती है और हर शिफ्ट में 2 लोग रहते हैं, तो पूरे दिन में 6 लोग हो गए, 30 दिन तक काम करेंगे, 150 रुपये पर डे मिलेगा पर पर्सन को, तो सबको कितना मिलेगा? 27,000 रुपये महीने का। सैलरी टू टोल बूथ मैनेजर, मैनेजर जो है एक शिफ्ट में एक बंदा काम करता है और दिन में 2 शिफ्ट चलती है, तो एक शिफ्ट में एक बंदा, दूसरे शिफ्ट में दूसरा बंदा, तो 2 बंदे काम करते हैं। 30 दिन तक काम करेंगे, 400 रुपये पर डे मिलेगा एक इंसान को, तो सबको कितना मिलेगा? पूरे मैनेजर को कितना मिलेगा? दोनों मैनेजर को कितना मिलेगा? 24,000 रुपये मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी 80,000 दे रखी है महीने की, टेलीफोन दे रखा है, मंथली दे रखा है। टोटल आ गया आपके पास, मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपने ऐड कर दी, तो आपको टोटल अभी कॉस्ट पता लगी है, अभी रेवेन्यू नहीं पता लगा। जो भी टोटल कॉस्ट है उसमें बोला गया है कि आपको 20% प्रॉफिट जोड़ना है। 20% है 25% है, कितना है देखना पड़ेगा। हाँ, 25% प्रॉफिट जोड़ना है। तो जो भी आपकी कॉस्ट आई है 5,32,40,000, उसमें आप 25% प्रॉफिट का जोड़ देंगे, तो आपके पास पता लग जाएगा इतना आपको वसूल करना है। अब व्हीकल कितने जाएंगे 1 महीने में, आपको मालूम है, यहाँ पर टोटल इन्होंने व्हीकल दिए हुए हैं, 60 करोड़ व्हीकल जाएंगे 10 साल में, तो उसे 1 महीने का अब एस्टिमेट निकालना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं आप इसमें? दूसरी चीज़ ये कर सकते थे, आप 10 साल का कैलकुलेशन करते, बट प्रॉब्लम ये आती कि जो आपको इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन दे रखा है वो 1 महीने का दे रखा है। तो इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग 1 महीने को 1 साल में और फिर 10 साल में कन्वर्ट करने की बजाय, जो 10 साल वाली चीज़ है उसको आप इस महीने में लिया, जिनका एक्चुअल आपको फिगर गिवन है, अप्रैल मंथ का गिवन है। और व्हीकल जो है दोस्तों वो कितने हैं? 60 करोड़ हैं। 10 साल में 60 करोड़ जाएंगे, तो 1 साल में कितना? 6 करोड़। तो 1 महीने में कितना? 50 लाख। 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होगा? 6 करोड़। तो 50 लाख व्हीकल जाएंगे, तो पर व्हीकल आपको 13 रुपये 31 पैसे कलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये तो व्हीकल आ गया, पर व्हीकल आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। अब कॉस्ट पर किलोमीटर में आपको देखना पड़ेगा भैया कितना व्हीकल ट्रैवल कर रहा है, कितना व्हीकल ट्रैवल कर रहा है, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर किलोमीटर कॉस्ट कितनी आ रही है? देखो 60 किलोमीटर का आपका हाईवे है, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है, तो पर किलोमीटर की कॉस्ट आ गई आपकी 8,87,333.33। कितनी आ गई सर? 8,87,333.33, ये आपके पास आ गई। पर व्हीकल पर किलोमीटर की कितनी आएगी? कर लो कैलकुलेट कर लो। नहीं कर सकते? इसको 60 से डिवाइड कर दो यार, पर व्हीकल पर किलोमीटर आ जाएगी। बस क्वेश्चन में नहीं मांगा, आप निकाल कर दे सकते हो, एक्स्ट्रा दे सकते हो। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, जो पूछा गया वो आपने निकाल दिया भाई। कॉस्ट पर किलोमीटर मांगा तो कॉस्ट को किलोमीटर से डिवाइड कर दिया। आपने कॉस्ट पर व्हीकल क्वेश्चन में मांगा तो कॉस्ट को आपने व्हीकल से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ व्हीकल से जो उस पर्टिकुलर मंथ में जाएंगे। कॉस्ट पर किलोमीटर व्हीकल मांगा होता तो आप टोटल कॉस्ट को किलोमीटर से और फिर जो आंसर आएगा उसको नंबर ऑफ व्हीकल से डिवाइड करते, तो कॉस्ट पर किलोमीटर व्हीकल आ जाती कि एक व्हीकल 1 किलोमीटर चलने का कितना उसका होना चाहिए, चार्जेस हमें लेना चाहिए। खैर वैसे तो पूरा ही 60 किलोमीटर का हाईवे तो पूरे ही चार्जेस वसूल किए जाते हैं, क्योंकि आपने पूरा हाईवे यूज़ किया तो आगे टोल लगा दिया, पूरा हाईवे यूज़ कर आए हो ना आप,
तो टोल चार्जेस देना पड़ेगा। चार्जेस जनरली पूरे लिए जाते हैं। अब जो दिल के करीब है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनका आ गया। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा समझते हैं, पैसे कैसे लेते हैं। अच्छा, इनका क्वेश्चन नहीं दिया, इन्हें मालूम है कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन कराएंगे, वो दिया ही नहीं, सीधा इंश्योरेंस कंपनी का क्वेश्चन दे रखा है। चलो भाई जो दे रखा है वो करेंगे। अच्छा, उसका भी नहीं दिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दिया होगा। चलो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, The loan department of a bank performs several functions in addition to home loan application processing task. होम लोन को प्रोसेस करता है एप्लीकेशन को, और भी बहुत सारे फंक्शंस करता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट 25% of the overhead cost of loan department are applicable to the processing of home loan application. The following information is given concerning the process of loan application. सिर्फ लोन एप्लीकेशन के बारे में डिटेल गिवन है कि लोन प्रोसेस करते हो, लोन प्रोसेसर की मंथली सैलरी कितनी है, 4 एम्प्लॉय काम करते हैं, 60,000 रुपये देते हैं महीने का, तो 1 महीने का ही गिवन है सर। रीड करना सीखे ना क्वेश्चन को, आप इसे एनुअल तो नहीं मान सकते ना, ये महीने का ही गिवन है। 4 एम्प्लॉय हैं, हर महीने के 60,000 लेते हैं, तो 1 महीने में चारों एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ पर गिवन है 2,40,000, 2,40,000। लोन डिपार्टमेंट ओवरहेड कॉस्ट कितनी है, मंथली गिवन है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, आंसर नहीं करवा रहा, क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि चीफ लोन ऑफिसर की सैलरी गिवन है मंथली, टेलीफोन के एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का, लीगल एडवाइस, एडवर्टाइजिंग, मिसलेनियस, टोटल ओवरहेड कॉस्ट आपको ये गिवन है। टोटल ओवरहेड कॉस्ट जो है वो लोन प्रोसेस के लिए कितनी लगती है, 25% ही लगती है। बाकी और भी काम होते हैं बैंक के, उसमें भी ओवरहेड कॉस्ट का हिस्सा जाएगा ना, क्योंकि आप लोग बैंक में बैठे हैं। बंदा जो है वो अपने कुछ टाइम जो है वो क्या करता है, लोन प्रोसेसर जो बैठा हुआ है वो लोन प्रोसेस कर रहे हैं, दूसरी जो टीम है वो कुछ और काम कर रही है। टेलीफोन सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, बिल्डिंग जहाँ पर काम हो रहा है सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, लोन प्रोसेस के लिए भी, बाकी काम के लिए भी। भाई नया बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, एफडी खुलवा रहे हैं, कोई नई फैसिलिटी दे रहे हैं कस्टमर को, नई फैसिलिटी दे रहे हैं कस्टमर को, बहुत सारी चीज़ें होती है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग होम लोन एप्लीकेशन ऑन द एजम्पशन दैट 500 होम लोन एप्लीकेशन आर प्रोसेस्ड ईच मंथ। आपको तो पता है ना सर क्या होता है होम लोन, जब आप कभी प्रोसेस कराएंगे, फ्यूचर में आपके पेरेंट्स ने करवाया होगा, कभी देखा होगा आपने, या फिर आप फ्यूचर में होम लोन लेंगे। होम लोन लिया जा सकता है अगर आपकी सैलरी अच्छी है, छोटा मोटा घर आप लेना चाहते हैं, 3-4 साल में लोन चुक सकता है, तो ज़रूर लीजिएगा और इन्वेस्टमेंट करिएगा घर में, घर का बंदोबस्त हो जाए, रोटी कपड़े का बंदोबस्त हो जाए, तो एफडी वगैरह करवाइएगा, सिक्योरिटीज़ में डालिएगा पैसे, म्यूचुअल फंड वगैरह में डालिएगा, और एंड में जो है शेयर वगैरह में डाल सकते हैं। तो ऐसे ही सिस्टम चलता है। अगर आप होम लोन वगैरह लेते हैं तो बोलते हैं भाई हम तो एक लेंगे प्रोसेसिंग फ़ीस, प्रोसेस करने की फ़ीस लेंगे, और दूसरी चीज़ हम क्या लेंगे, दूसरी चीज़ फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो तो चालू ही रहेगा, जितना लोन दिया उसका इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ आपको रीपेमेंट करनी होगी ईएमआई की। तो ये उनका पूरा प्रोसीजर होता है बैंक वालों का। अब वो प्रोसेस में करते क्या, वो स्क्रूटनाइज करते हैं ना कि भाई इस बंदे से क्या सिक्योरिटी लेनी है, इसको लोन देना है, सैंक्शन करना है, नहीं करना, मंथली सैलरी कितनी है, सैलरी स्लिप दे, डॉक्यूमेंट दे, आईटीआर वगैरह दे, अपना नाम पूरा क्रॉस वेरीफाई करेंगे, लोन अप्रूव करेंगे। ऐसे थोड़ी आसानी से देते हैं, जो बंदा पैसे दे सकता है उसी को लोन दिया जाता है, और जो दे नहीं सकता बेचारा उसको तो दिया नहीं जाता, ये दस्तूर है। और जहाँ तक बिजनेस की बात है, तो जो बिजनेस को पैसे की ज़रूरत है उसे लोन मिलता नहीं, जिसे ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे पैसे ऑलरेडी हैं, वो और लोन लेते हैं बड़ा करने के लिए, और अल्टीमेटली लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं, लोन पे नहीं कर पाते। अब येस बैंक का वही हाल है। तो मतलब लोन प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन का पूछा है भाई कितना पैसा मैं चार्ज करूं कस्टमर से, तो ये तो मेरा हो गया, समझ गए आप, जो लोन प्रोसेसर है उनका लेबर कॉस्ट हो गया। ओवरहेड जो है टोटल 1,81,000 का क्वेश्चन में गिवन है, इसका 25% जो है वो लोन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए जाता है, तो इतना हो गया। अब मल्टीप्लाई 25% तो कर लेना ना, ये मत पूछना ना कि सर ये 45,250 कैसे है, अरे ये ओवरहेड है, उसका 25% लोन एप्लीकेशन के लिए लगता है, तो 25% से मल्टीप्लाई करके आया है। अब मल्टीप्लाई करके थोड़ी दिखाऊंगा, इतने छोटे बच्चे थोड़ी हो कि 3rd क्लास में मल्टीप्लिकेशन करके आपको दिखाई जाए। टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट पर मंथ आपको निकल कर आ गई है, और 500 एप्लीकेशन प्रोसेस करी जाएगी, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो एक एप्लीकेशन का कितना होगा, ये देखो 500 एप्लीकेशन, 500 होम एप्लीकेशन 1 महीने में प्रोसेस होगी, 1 महीने का कॉस्ट आ गया। 500 एप्लीकेशन अगर इतनी है तो एक की कितनी होगी बताओ। हम पूछेंगे 5th क्लास के बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों एक बार बताओ, अगर 1 महीने की कॉस्ट है 2,85,250 और 500 एप्लीकेशन प्रोसेस की ये कॉस्ट गिवन है, तो एक एप्लीकेशन की कितनी होगी। तो बच्चा लिखेगा अच्छा 500 एप्लीकेशन की कॉस्ट जो है वो 2,85,250 है, तो एक एप्लीकेशन की कितनी होगी, डिवाइडेड बाय 500 इक्वल टू 570.50। अच्छा 5th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन गिवन है सीए में, अरे हाँ भाई 5th स्टैंडर्ड का गिवन है सर,
ये भी बच्चे गलत करके आते हैं। अब हाल बड़े बुरे हैं ना सर, 12वीं तक क्या पढ़ते हैं मालूम नहीं, और उसके बाद फिर जो पढ़ना होता है आना चाहिए वो आता नहीं। अब इलस्ट्रेशन नंबर 12 क्या कहती है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू द ईयर 2019, 20, 2021 जो भी ले लो यार, एक साल पुराना चलता है आपका स्टडी मटेरियल, 2021, 21, 22 प्रिपेयर अ कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर किलोवाट आवर। अच्छा, मतलब 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 4 रुपये पर यूनिट है दिल्ली में, 4 से 6 रुपये पर यूनिट, पर सब्सिडाइज कर दिया अरविंद केजरीवाल सर ने, तो 0 रुपीज़ का बिल आता है। तो बिजली फ्री है यहाँ पर दिल्ली में, बता रहा हूँ आपको, पानी फ्री है दिल्ली में, पानी फ्री, बिजली फ्री, स्कूल फ्री है, गवर्नमेंट स्कूल जो बढ़िया बन गए हैं, बच्चों के लिए हॉस्पिटल फ्री है, मेडिकल फ्री है। मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल सर से यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर खाना भी फ्री कर दो, पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, सब कुछ तो फ्री आपने कर ही दिया है, खाना भी फ्री हो जाएगा तो आराम से जिएंगे। खाना खाओ, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, और क्या चाहिए। अब बिजली फ्री है तो वाईफाई भी फ्री हो गया ना। हाँ जी, वाईफाई भी बिजली से चलता है, तो वाईफाई भी फ्री हो गया एक तरह से, जो भी मोबाइल डेटा है उससे चल सकता है, उतना ही खर्चा है बस। और वाईफाई भी लग रहे हैं दिल्ली में, तो वाईफाई भी फ्री होने वाला है, तो मतलब सब कुछ ही फ्री करने वाले हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपको किलोवाट आवर बताना है, और ये चंबल थर्मल पावर स्टेशन है उसका बताना है आपको, क्योंकि अगर आप पर किलोवाट आवर अपना बता पाओगे रेट, तभी तो आप कस्टमर से चार्ज कर पाओगे। ये कितनी यूनिट जनरेट करते हैं, 10 लाख किलोवाट आवर जनरेट करते हैं। ऑपरेटिंग लेबर कितनी है, रिपेयर मेंटेनेंस कितना है, लुब्रिकेंट स्पेयर स्टोर्स कितना है, प्लांट सुपरविजन कितना है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है। 5 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर केजी ऑफ कोल कंज्यूम्ड। वेरी इंपॉर्टेंट यार, बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप सच में समझना चाहते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कैसे होती है, थर्मल पावर स्टेशन में कोल से जनरेट होती है, बट ये कोई अच्छा मेथड नहीं है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। अच्छा मेथड होता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट करें, आप मैग्नेट की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, आप सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, तो उन मेथड से करेंगे तो बेटर रहेगा। कोल से करेंगे तो पॉल्यूशन तो वहाँ भी है ही, और कोल ख़त्म होने वाला है। कोल आने वाले 100 साल में कोल होगा ही नहीं। मतलब आप कह सकते हैं कि 2000 चल रहा है और 2100 के बाद कोल नहीं मिलेगा आपको, पूरे वर्ल्ड में कोल नहीं मिलेगा। तो वो स्पेस की इसलिए लड़ाई चल रही है भाई, मून पर पहले कौन जाएगा, इंडिया जाएगा क्या, नासा जा चुका है, रशिया जाएगा, चाइना जाएगा, वो लड़ाई चल रही है। जो बंदा पहले चले जाएगा वहाँ के रिसोर्सेज ला पाएगा, वहाँ पर गोल्ड भी है अभी पता लगा है मून पर ना, तो जो जाएगा वो रिचेस्ट कंट्री हो जाएगा, वो पूरा वर्ल्ड पे रूल करेगा। तो उसके लिए चल रहा है पहले कौन जाएगा, सैटर्न पे कौन जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी जो पूरी दुनिया चल रही है ना, वो पूरी दुनिया इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है। मतलब जिस दिन इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हो गई ना, उसी से सारी चीज़ें चल रही है, मशीनें उससे चल रही है, लाइटें उससे चल रही है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी थी तभी तो वो लाइट इन्वेंट हुई, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। हमारी जो धरती है उस पर अगर कुछ अल्टरनेटिव रिसोर्स ला पाते हैं कि किसी और चीज़ से भी चल पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप कहते हैं अच्छा सोलर पावर से चल रहा है, नहीं, सोलर पावर इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करके फिर इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है ना, आप समझ नहीं रहे। हाँ जी, डीजल वगैरह भी लगता है, तो एक तरह से वो काम वही करता है। अब डीजल से भी जो है, जनरेटर से भी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, तभी उससे वो पावर आती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी से हमारा जो है दुनिया चलती है, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कोई अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा, तो वो एक मेजर ब्रेक थ्रू आएगा साइंस में। खैर ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप बिजनेस को समझना चाहते हैं यहाँ पर देखो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 5 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर केजी ऑफ कोल कंज्यूम्ड, और कोल की रेट कितनी है 1 केजी की। 1 किलो कोल जो है वो है 4.25 पर केजी का आता है। और कोल घोटाला तो आपने सुना ही होगा, शायद आज से 5-7 साल 10 साल पहले का सुना होगा, जब आप छोटे होंगे तब आपने सुना होगा कोल घोटाला हुआ है कुछ, कांग्रेस की सरकार थी तब हुआ है, मोदी जी बहुत बोलते थे उसका। अब क्या है क्या नहीं है मालूम नहीं भाई मुझे, क्योंकि इतनी रिसर्च हम नहीं करते, हम अपने काम से काम रखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4.25 रुपीज़ पर केजी जो है वो कोल का रेट है, 5 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। डेप्रिशन चार्जेस जो है वो कैपिटल कॉस्ट 2 करोड़ की कैपिटल कॉस्ट लगी है, उस पर 5% का डेप्रिशन लगता है, तो हर साल लगेगा। ये जो है आपको क्या दे रखा है, ये ऑपरेटिंग लेबर वेबर ये खर्चा दे रखा है, पूरे ईयर का दे रखा है। ये फाइंड आउट कर लो, साल का गिवन है, महीने का गिवन है, उसी में कन्फ्यूजन हो जाती है। आपने महीने का मान लिया, साल के हिसाब से कर आगे गड़बड़ हो जाएगी। पहले देख लो, आइडेंटिफाई कर लो, ये महीने का गिवन है, ईयर का गिवन है, वो आप देख लो। अब आपको सारी चीज़ें पता लग गई है, मालूम है आपको, सब चीज़ पता लग गई है। तो क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है, और क्या करना है। यूनिट्स कितने जनरेट करें, 10 लाख किलोवाट आवर जनरेट आपने करे हैं, कस्टमर से कितना चार्ज करेंगे देख लेंगे भाई, देख लेंगे। प्रॉफिट कितना कमाना है आपको गिवन नहीं है, छोड़ो मत, नहीं गिवन तो ना गिवन हो। अब 10 लाख किलोवाट आवर अगर आपको जनरेट करना है, तो इसको अगर आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा मुझे कोल कितना चाहिए।
5 से डिवाइड करोगे तो कितना कोल चाहिए, बताओ 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 जल्दी बताओ। 5 से डिवाइड करोगे तो आपको जो है 2 लाख किलो का कोल चाहिए, और 1 किलो कोल का जो है भाव है 4.25 रुपीज़। 2 लाख किलो कोल की कॉस्ट आ गई 8,50,000। वेरिएबल इन नेचर डेफिनेटली। अब यहाँ से उतार कर लिख दो चीज़ें। प्लांट सुपरविजन 3 लाख, 3 लाख फिक्स्ड कॉस्ट है ना। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 20 लाख, 20 लाख। डेप्रिसिएशन डाल दिया आपने 2 करोड़ है, 5% 10 लाख रुपए आएगा, साल का, पूरे साल का है। फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। ऑपरेटिंग लेबर है, ऑपरेटिंग लेबर लिखा है इसके लिए वेरिएबल। लुब्रिकेंट 4 लाख रुपए। रिपेयर मेंटेनेंस आ गया क्या, रिपेयर मेंटेनेंस 5 लाख रुपए। कोल का निकाल लिया आपने, और क्या बच गया, कुछ बचा नहीं, सब कुछ आ गया। वेरिएबल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई। जब टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई है तो साइड में यहाँ पर किलोवाट आवर का बना दिया। नहीं तो आप टोटल करने के बाद इंडिविजुअली कैलकुलेट करके बता दो, भैया देखो वेरिएबल कॉस्ट इतनी है तो पर किलोवाट आवर कितना आएगा, इतना आएगा। क्या किया आपने 10 लाख किलोवाट आवर से डिवाइड कर दिया, तो पर किलोवाट आवर कितनी कॉस्ट आई वो आपने बता दिया है। रेवेन्यू नहीं मांगा यहाँ पर, आपसे सिर्फ कॉस्ट मांगी है। कस्टमर से कितना चार्ज करें नहीं बताया, तो कस्टमर से कितना चार्ज करेंगे, हो सकता है 7 रुपये करें। अब पर किलोवाट आवर की कंजम्पशन 8 रुपये करें, 9 रुपये तक भी किया जाता है, 10 रुपये भी किया जाता है कमर्शियल में। कमर्शियल में ज़्यादा होता है, डोमेस्टिक में कम रेट होता है। तो ये चीज़ें हैं, कॉस्ट निकालनी होती है। वही आपका पूरा कॉस्टिंग का जो था पूरा हमने डिस्कस किया। इसके बाद समरी है, कुछ है नहीं है। नेक्स्ट क्लास जो है उसमें मैं आपको अकाउंटिंग एंट्री सिखा दूंगा। भाई कॉस्टिंग की एंट्रियाँ कैसे करते हैं, वही अकाउंटिंग में जैसे करते हैं वैसे एंट्रियाँ करते हैं। जैसे ही कराऊंगा आपका 100% का प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा सर। थ्योरी बचेगा, उसकी भी एक क्लास में अपलोड कर दूंगा, तो थ्योरी भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी आपकी एक चीज़ बच जाएगी, वैसे 2 चीज़ बच जाएगी। एक बचेगा आपका बजट के क्वेश्चन नहीं कराए, तो उसे मैं करवा दूंगा 2-4 क्वेश्चन जो है, मतलब कि आपकी कॉस्ट शीट बनानी है वो आपको बनवा कर दिखा देंगे जो पहले भी बनाई हुई है। और दूसरा रह जाएगा जो बैक की एक्सरसाइज है वो भी करवानी है, तो वो करवाते रहूँगा आपको प्रैक्टिस। ज़रूरत नहीं है, वैसे हो गया आपका। नेक्स्ट क्लास में आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज हो रही है, उसकी नेक्स्ट क्लास में थ्योरी हो रही है, उसके बाद खत्म, कॉस्टिंग कंप्लीट, 2 क्लास में कंप्लीट। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो फीडबैक है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और बस यही कहना चाहता हूँ। बाकी जो भी आपको लगे वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, इम्प्रूवमेंट के लिए हम वैसे करेंगे। वीडियो मेरा नहीं आ पाया क्योंकि मुझे लगा स्टडी मटेरियल ही दिखाना है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोग ऑडियो को ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। मैंने खुद सुनकर देखा है वीडियो, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है चीज़ें। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।